आप लोगों के साथ वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.3 का डिस्कशन करने वाला हूँ। पिछले क्लास में मैं आप लोगों के साथ में एक्सरसाइज 10.3 का जो भी आपका कंसेप्चुअल पोर्शन था, उसके एग्जांपल्स थे, उसके थ्योरेटिकल पोर्शन थे, उन सारे पॉइंट्स का मैंने बेहतर ढंग से एनालिसिस किया। बट इस क्लास में मुझे मैन्युअल रूप से आपके एक्सरसाइज को सॉल्यूशन को प्रोवाइड करवानी है। देखिएगा, सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आप लोग खुद से अगर ट्रैक किए होंगे मेरे पिछले क्लास वीडियो देख करके, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग खुद से अधिकतर प्रॉब्लम को सॉल्व किएंगे, एक्सेप्ट 1 और 2 प्रॉब्लम। एक 2 प्रॉब्लम को छोड़कर के आप अधिकतर प्रॉब्लम को कर लेंगे। फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखिए, एक्सरसाइज 10.3 का सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, आप लोग पढ़िएगा क्वेश्चन को, मैंने तो लिखूंगा नहीं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड √2। तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपका √3 दिया हुआ है और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ वो आपका 2 दिया हुआ है। और उसके बाद दिया हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है √6। तो आपको फाइंड करना है कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, since as you know that cos theta is equal to dot product of vector a and vector b divided by magnitude of vector a into magnitude of vector b। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है, √6 डिवाइडेड बाय वेक्टर a का मैग्नीट्यूड आपका √3 है और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड आपका 2 है। दैट विल बी कितना हो जाएगा, ऊपर में आपका √2 डिवाइडेड बाय 2, फाइनली यू कैन राइट इट विल बी 1/√2। तो ये आपका किसका निकल गया। सो आप यहां से कर सकते हैं। देखिए कैसे कैंसिल हो, मालूम है, ये √3 इसको √2 टाइम्स में कैंसिल कर दिया। अब √2/2 दैट मींस 1/√2, क्योंकि इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, cos थीटा कैसे हुआ मालूम है, ये 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, तो एक √2 कैंसिल हुआ, एक ही √2 ना बचा, तो cos थीटा बराबर आ गया 1/√2। सो थीटा बराबर क्या हो गया, π/4, क्योंकि किसका वैल्यू होता है 1/√2, cos 45 का, तो इसका मतलब ये π/4 आ गया। चलिए 2 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मान लीजिए एक वेक्टर दिया हुआ वेक्टर ए, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस kk कैप। तो अब कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो कैसे आप दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे, तो अभी तो जस्ट मैंने पढ़ाया था ना क्या, कि cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दोनों का डॉट दिया हुआ, तो हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया, लेकिन यहाँ पे ना ही डॉट दिया हुआ ना इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया हुआ। इसका मतलब सबको मुझे अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालें, कितना तो इजी है। सबसे पहले निकालते हैं दोनों का डॉट। तो डॉट आप लोग लिख लेंगे अच्छे से अरेंज करके, लिख ही देते हैं हम भी, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप आ गया। अब अगर इसको डॉट निकालेंगे क्या होगा, i वाला i के साथ 3 × 1 मैंने जैसा पढ़ाया, माइनस 2 × -2 प्लस 3 × 1, यहाँ पे 1 ही ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 6 है और 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10। तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 10 आ गया। कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग देख लेंगे। तो ये आपका 10 आ गया। अब इसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, इसको कर ले, तो इसका आ जाएगा √1। हम डायरेक्ट लिख दें, आप लोग कर लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड तो निकालना आप लोग को आता होगा। फिर भी मैं लिख देता हूं 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट विल बी √14। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √14। उसी तरह से अगर आप वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को निकालेंगे तो यहां पर भी उसी तरह से अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी आपका क्या रहेगा √14। अब यहाँ पे निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ है, दोनों का वैल्यू भी निकाले हुए, डॉट प्रोडक्ट हो गया 10 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा √14, दैट विल बी 10/40, दैट विल बी 5/7। इसका मतलब cos थीटा बराबर 5/7 होता है। ऐसा कोई वैल्यू देखिए cos थीटा बराबर 5/7 जो आपको रिमेंबर नहीं देखिए, सो थीटा बराबर सिंपली क्या लिखेंगे cos इनवर्स 5/7। मेरी बात समझ गए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, समझ गए। अगर ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए तो मैं थर्ड नंबर की तरफ चलूं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की क्या कहता है आप लोगों का, बस इसी तरह से आपको बच्चा वाला क्वेश्चन सब पूछेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता क्या है, देखिएगा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। थर्ड में कहता प्रोजेक्शन वाला है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप। इतना मत लिखिए, सीधे लिखते हैं हम लोग, आप लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। लेट यहां पे कहता देखिए
वेक्टर ए बराबर मान लिए आपको दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप एंड वेक्टर बी बराबर एक दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। इसका मतलब यू हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो इसके लिए मैंने क्या बोला था, कितना तो इजी मैं आपको बताया था। क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी विल बी व्हाट, विल बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, जिस पे कहता है उसके मैग्नीट्यूड से। तो यहां से आप जानते हैं ना कि सबसे पहले तो डॉट निकालेंगे, तो डॉट निकालना तो छू मंत्र का काम है। इसमें भी द्वितीय वेक्टर दिया हुआ है 2D का दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1 into 1 प्लस -1 into -0। ये क्या आ गया 0। तो हम आगे अब काहे लिखेंगे, इसको निकालने से तो फायदा थोड़ी होने वाला है। क्यों क्यों, क्योंकि यही 0 आ गया, तब इसके नीचे में कुछ भी नहीं, मुझे क्या मतलब है, इसका मतलब 0 आ गया। तो आपका इसका मतलब प्रोजेक्शन कितना होगा, 0 होगा। चलिए अब मैं 4 की तरफ चलूं, 4 की तरफ मैं चलता हूं। कहता फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i के प्लस 3j प्लस 7 के ऑन द वेक्टर 7i माइनस j प्लस 8 के। क्या देखिए इसमें आप फिर उसी तरह से मानेंगे, लेट वेक्टर a बराबर i क्या प्लस 3j क्या प्लस 7 के क्या, और वेक्टर b बराबर मानेंगे 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8 के कैप। इसको चैप्टर में बोला है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी बराबर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो आप लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी पहले निकाल ले, जो निकालना है करेंगे कितना आएगा, अंदर 114, और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे एंड डॉट प्रोडक्ट यहां निकाल लेते हैं, वेक्टर डॉट ए डॉट वेक्टर बी हम डायरेक्ट लिख लेंगे स्पेस का। मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 into 7 आप लोग लिख लेंगे पहले, तब डॉट करेंगे 3 into -1 प्लस 7 into 8 दैट विल बी व्हाट 7 8 7 56 प्लस 7 63 और 60। इसका मतलब क्या है 60 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 114। देख सकते हैं कितना इजी है, समझ गए। चलिए 3 भी समझ गए, 4 भी हो गए, 2 ही लाइन में बता। बस आप लोग देखिए हम भी थोड़ा शॉर्ट किए, कुछ नहीं शॉर्ट किए, इसका डॉट प्रोडक्ट हमने डायरेक्ट फाइंड कर दिया। तो आप ही लोग क्या करेंगे, एक बार वेक्टर ए लिख देंगे, एक बार वेक्टर बी लिख देंगे, और एक एक गुना करेंगे, एक एक जोड़ेंगे, तब अपने बच्चे की तरह करते रहेंगे अपना। बस वही हो गया स्टेप मार्किंग, आप लोग कर देगा, वरना हम सब 1 से 2 लाइन में हम खत्म कर देते। देखिएगा अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। देखिएगा कहता है सो दैट इच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। सबसे पहले शो करना है कि ये सारा वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो सबसे पहले तुम सबको कुछ मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए बराबर 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 के कैप। दूसरा मान लेते हैं वेक्टर बी बराबर 1/7 इंटू 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2 के कैप। और तीसरा जो है आपका वेक्टर सी जो है वो है आपका 1/7 इंटू 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3 के कैप। अब कहता है सबसे पहले शो करना है कि सारा का सारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यहां पे कहेंगे सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आप लोग निकाल सकते हैं, इजी है, आप लोग निकाल लेंगे। क्या होगा 2/7 होल स्क्वायर प्लस 3/7 होल स्क्वायर 6/7 होल स्क्वायर बराबर 49/49 बराबर 1। सिमिलरली हम उत्तर निकालेंगे, आप लोग निकाल लीजिएगा, यानी कि मेरे तरह भी सिमिलरली लिखिएगा। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 1। सो वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। क्या हो गया यूनिट वेक्टर, समझ गए। अब जो है अगर ये यूनिट वेक्टर हो गया ना, अगर ये यूनिट वेक्टर हो गया तो अब इसके क्वेश्चन का आगे का क्या बोल रहा है थोड़ा सा उसको भी पढ़ ले। अब कहता है कि आपको शो करना है कि ए और बी, इसमें कहता है एंड
सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको ये भी प्रूफ करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर कब होता है बताइएगा? जब परपेंडिकुलर तभी होता है जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर मैं निकालूं तो वेक्टर ए क्या है? 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट वेक्टर जे क्या है? 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। अब अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये 1/7 इंटू 1/7 ये 1/49 बाहर निकल जाएगी और इसका डॉट करेंगे तो डॉट करेंगे क्या होगा? 2 इंटू 3 3 इंटू माइनस 6 प्लस 6 इंटू 2 दैट विल बी क्या? 6 दूना 12 3 दूना 6 12 6 18 6 3 18 क्या गया? 0। आप लोग फिर उसी तरह से निकालेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। फिर निकालेंगे आप लोग क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अपना अलग अलग निकालेंगे। जैसे ये निकाले उसी तरह से बी डॉट सी निकाले उसी तरह से वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी निकालिए। तो आप देखेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर आ गया क्या? 0। क्या गया? 0। और अगर इसका वैल्यू 0 आता है, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है, सो 0 अगर होता है इसका मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या हो गया? क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया था ना कि डॉट प्रोडक्ट जब 0 हो जाए तभी तो वो परपेंडिकुलर होता ना। वो परपेंडिकुलर का केस ही है। इसकी भी कहानी यहीं पे समाप्त। आप लोग बस यही है कि अलग अलग अपना डॉट निकाल लीजिएगा, ये नहीं कि मेरे तरह भी छोड़ दीजिएगा। डॉट करके गुणा कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके, बस हो गया, कहानी खत्म। 5 नंबर भी खत्म। अब देखिए अब मैं लेता हूं 6 नंबर की तरफ। देखिएगा 6 नंबर भी इजी है, बस देखिएगा 6 नंबर आप लोग का क्या है। कहता है 1 मिनट रुक जाइए। देखिए 6 नंबर में कह रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू व्हाट इफ दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 एंड ये क्वेश्चन हम लोग के बोर्ड में पूछा था जब हम लोग 12th में थे ना, तब पूछा था 8 टाइम्स वेक्टर बी। तो आपको पूछ रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले एलएचएस वाले पार्ट से चलते हैं। फ्रॉम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 दैट इंप्लाइज दैट अगर इसका डॉट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या कहेंगे? वेक्टर ए का डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से, फिर हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर बी का डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ, दैट विल बी 8 दैट इंप्लाइज दैट अगर इसको करेंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बराबर 8। ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वेक्टर बी का यहाँ पे दिया हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 8 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो इसके लिख सकते हैं 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो यहां से क्या कहेंगे? ये आपका 64 में से ये 63 वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ऐसा आ जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं? चलिए अगर ये आ गया सो यहां पे क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर 8/63। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या आ जाएगा? 2√2 डिवाइडेड बाय 3√7। यही हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। पूछता क्या आप लोगों से? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सो अगर आपसे ए का पूछता है तो वेक्टर ए बराबर आप लोग क्या जानते हैं? 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहां पर ए का वैल्यू कितना है? ए का बी का सॉरी 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना निकालें? 2√2 डिवाइडेड बाय 3√7। फाइनली यू कैन राइट 16/3 √2/7। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ गए मेरी बात को? चलिए अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल 7 की तरफ। 6 नंबर समझ गए? इजी था, बहुत इजी। मैं बार बार बता रहा हूँ कैलकुलेशन वगैरह में कोई मिस्टेक होगा तो आप लोग सुधार कर लेंगे। ठीक, ऐसा है कि कैलकुलेशन की वजह से कहेंगे कि गलत बात है। ऐसा देखिएगा 7 नंबर में 7 नंबर में कह रहा है आप लोगों का इवैल्यूएट द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट दिया हुआ, इसको कहता है प्रोडक्ट फाइंड करने की।
बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बता अप्लाई करने के लिए करेंगे। कैसे करेंगे? वन बाय वन, पहले इसको इसके साथ करेंगे पूरे के साथ। तो 3 फैक्टर ए, फिर 2 फैक्टर ए प्लस 7 फैक्टर बी डॉट माइनस 5 फैक्टर बी, ये माइनस ये 5 है, डॉट 2 फैक्टर ए प्लस 7 फैक्टर बी। अब अगर इसकी निकालेंगे क्या होगा? 6 फैक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस 21 फैक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू फैक्टर बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी ये फैक्टर ए इंटू फैक्टर बी, माइनस इसको अगर करेंगे तो माइनस 10 फैक्टर बी डॉट फैक्टर ए प्लस माइनस 35 फैक्टर बी का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर ले, इसको लिखेंगे क्या होगा? 6 टाइम्स फैक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस 21 टाइम्स, देखिए ये दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है इसमें घटा सकते हैं आराम से, 11 फैक्टर ए डॉट फैक्टर बी माइनस 35 फैक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो गया। बस इसी को मल्टीप्लाई करके केवल लिखने के लिए बोला था। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन बोलता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये 1 नंबर में आता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों का क्या होगा मैग्नीट्यूड? हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब ये दिया हुआ गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड सच दैट, यहां पर लिख लेंगे लेट 2 वेक्टर जो आपका है आगे। अब देखिए हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, ये भी दे दिया कि थीटा बराबर 60 डिग्री, और ये भी दे दिया है कि इसका स्केलर प्रोडक्ट 1/2 है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कितना है? स्केलर का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही होता है, इक्वल टू 1/2। तो कहता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इतना तो सिंपल है, आप लोग जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होता है। इसको अगर मान लीजिए x इनटू cos थीटा होता है, दैट इंप्लाइज दैट अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपको 1/2 दिया हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दोनों बराबर है, तो इसका मतलब x इनटू x इनटू cos थीटा कितना है? cos 60 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? cos 60 वैल्यू कितना होता है? 1/2 कैंसिल, सो x स्क्वायर इक्वल टू क्या? 1, सो x बराबर क्या होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस 1 क्यों नहीं लिखे हम? क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होती है, सो x बराबर क्या होगा? ओनली 1 होगा। चलिए हो गया क्लियर खत्म। चलो ये 8 नंबर हो गया, समझ रहे हैं आप लोग? अगर आप लोग 8 नंबर समझ गए, मैं 9 की तरफ चलता हूँ। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या आप लोग 9 नंबर की पहले की तरफ क्वेश्चन है। 9 नंबर में कहता है इफ फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x इज इक्वल टू व्हाट? इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर a, यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a बराबर 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर a वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 12। देखिएगा सिंपल है, बहुत इजी है क्वेश्चन। अगर इसमें डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? मैं डायरेक्ट लिख लूं, आप लोग धीरे धीरे लिख लीजिएगा, आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करके। देखिए नहीं तो लिख देते हैं, देखिए आप लोग नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। एक 12 दिया हुआ, अगर इसका डॉट निकालेंगे कि इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ क्या होगा? वेक्टर x डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर x डॉट वेक्टर a माइनस फिर इसका इसके साथ इसका इसके साथ माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x माइनस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 12। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर इक्वल टू 12। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a 1 दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 13। सिंपल बात, क्योंकि हम 1 उधर जाएगा तो 13 और स्क्वायर उधर जाएगा रूट चल जाएगा, तो मैं ये x का वेक्टर ऑफ x का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट अंडर 13। चलिए अब ये अगर समझ गए तो मैं 10 नंबर की तरफ चलता हूँ। तो 10 नंबर के लिए अब हम लोग तैयार होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है सारा क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। अब देखिए 10 नंबर में क्या करता है, कह रहा है एक वेक्टर ए बराबर, यहाँ पर वेक्टर ए दिया हुआ 2i क्या प्लस 2j क्या प्लस 3k क्या, वेक्टर बी भी दिया हुआ, ये बोल रहा है कि माइनस i क्या प्लस 2j क्या प्लस k क्या, वेक्टर सी भी दिया हुआ, वो दिया हुआ 3i क्या प्लस j क्या k क्या नहीं दिया हुआ, तो k क्या डाल देंगे क्योंकि सब में क्या है इसमें नहीं है तो ठीक नहीं लगता। अब देखिए अब कहता है आर सच दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, कहता वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी एंड
इट इज also given that vector a plus lambda times vector b is perpendicular to vector c, then find lambda। क्या होगा ये आपको पूछ रहा है। देखिए बहुत इजी है। आप सबसे पहले इस चीज को कुछ मान लीजिए, लेट वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। अगर इसको ऐसा मानते हैं तो यहाँ पर a क्या है, 2i क्या प्लस 2j क्या प्लस 3k क्या। आप जानते हैं ना कि ये दोनों परपेंडिकुलर तभी होगा जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो और आपको उसी की हेल्प से यहाँ पे लैम्डा निकालना है, इसका डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 कर देना, लैम्डा निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म के वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तब तो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मेरा मतलब ये है कि आपका जो वेक्टर दिया हुआ है ना, ठीक, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वेक्टर दिया हुआ है उसमें आई जे के इस तरह से विजुअलाइज हो डायरेक्टली। अब ये देखिए थोड़ा सा अल्टर लग रहा है आप लोगों को, यहाँ पर वेक्टर भी कहते हो या क्या। अब इसको थोड़ा सा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा, इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लैम्डा आई क्या प्लस 2 लैम्डा आई क्या प्लस 1 लैम्डा के क्या। तो यहाँ पर आई क्या प्लस आई क्या के साथ रह जाता है, इसका मतलब 2 माइनस लैम्डा आई क्या। ये जे वाला के साथ रहेगा तो 2 लैम्डा और प्लस 2, यहाँ पर 2 प्लस 2 लैम्डा जे क्या प्लस 3 के क्या मतलब के क्या सॉरी लैम्डा प्लस 3 दैट मींस 3 प्लस लैम्डा के क्या। ये आ गया क्या, इसको वेक्टर डी बोलते हैं। कहेंगे सिंस वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, ऐसे बोलिए सिंस वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी दैट इंप्लाई दैट वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू डेफिनेटली 0। दैट आल्सो इंप्लाई दैट वेक्टर डी क्या है 2 माइनस लैम्डा आई क्या प्लस 2 लैम्डा जे क्या प्लस 3 प्लस लैम्डा के क्या। ये आ गया। अब इस वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, सी के। 3 सी क्या है 3i क्या प्लस जे क्या प्लस 0 के क्या। अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा। अब इसका अगर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 से माइनस 3 लैम्डा प्लस अगर इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस अगर इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 इज इक्वल टू 0 दैट इंप्लाई दैट अगर इसको ऐड करेंगे तो 6 तो 8 हो जाएगा और ये आपका माइनस लैम्डा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर 8 वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। समझ गए मेरी बात को। चलिए 10 नंबर हो गया। अब 10 नंबर अगर आप लोग समझ गए तो मैं 11 नंबर की तरफ चलूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का क्या बोल रहा है। सारा क्वेश्चन इजी है, बस आप लोग को देखना है। 11 में कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सो दैट वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू वेक्टर b। ध्यान रखिए यहाँ कह रहा है एक वेक्टर है इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू वेक्टर b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू वेक्टर a। तो इस वेक्टर को मान लिया वेक्टर c, ये कोई वेक्टर दिया हुआ तो हमने मान लिया लेट ये कोई वेक्टर है वेक्टर c टू परपेंडिकुलर टू, मान लिए हम वेक्टर एक दी जो क्या हो दिया हुआ वो दिया हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू वेक्टर b माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर a so that it is perpendicular to each other for any two non-zero vectors vector and b। तो दोनों non-zero वेक्टर के लिए परपेंडिकुलर है। कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे वेक्टर c is perpendicular to vector d if वेक्टर c डॉट वेक्टर d बराबर 0 दैट इंप्लाई दैट अगर दोनों का डॉट करेंगे तो क्या होगा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड सॉरी वेक्टर a डॉट वेक्टर b मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू वेक्टर b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इनटू वेक्टर a डॉट ये फिर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू वेक्टर b माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इनटू वेक्टर a। आ गया। अब इसका डॉट करेंगे तो क्या होगा दैट इंप्लाई दैट इसका अगर डॉट करेंगे तो ये डॉट क्या दे रहा है हमको, इसको पहले इसके साथ अति करेंगे ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वेक्टर होल स्क्वायर इनटू वेक्टर b डॉट वेक्टर b डॉट वेक्टर b क्या देता है वेक्टर b का होल स्क्वायर। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस वेक्टर a इनटू वेक्टर, देखिए यहाँ पर वेक्टर a इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर a डॉट वेक्टर b। फिर इसके साथ इसका करेंगे तो ये क्या होगा फिर उसी तरह से वेक्टर b का मैग्नीट्यूड वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b डॉट वेक्टर a और माइनस फिर इसका इससे करेंगे तो वेक्टर a का
मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कहां से आया मालूम है? देखिए बी को अगर बी से गुणा करेंगे तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए भी क्या होता है? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, जो कि मैं प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब देखिए ये पूरा टर्म इसके साथ कैंसिल, ये टर्म इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ क्यों कैंसिल हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है, क्योंकि आपका डॉट प्रोडक्ट जो होता है आपको कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसका मतलब इसके पास किसके हो गया? जीरो हो गया। सो वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इजी है पूरा, केवल ये आपको ना 4-5 को वेक्टर मिला के देता है, लगता है कि कंफ्यूजन बच्चे को क्रिएट करे। देखिए 11 भी समझ गए कितना इजी था क्वेश्चन। अब हम लोग 12 की तरफ चलते हैं। 12 में कहता है कि इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0, फिर कहता है एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, then what can be concluded about the vector b? तो आप वेक्टर बी के बारे में क्या कर सकते हैं? वेक्टर बी के बारे में क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये दोनों साइमल्टेनियस कंडीशन है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 है, क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ? 0 है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है 0 दिया हुआ। अभी ये दोनों 0 है, इसका मतलब डेफिनेटली है कि या तो एंगल 90 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही वेक्टर है। डेफिनेटली रूप से कह सकते हैं इसको, अगर फर्स्ट माने इसको सेकंड माने, तो यहां से कर सकते हैं फ्रॉम 1 वेक्टर ए इक्वल टू डेफिनेटली रूप से वेक्टर 0 हो जाएगा, तभी ये पॉसिबल है। और फ्रॉम 2 अगर चलते हैं तो अगर वेक्टर ए बराबर 0 है तो वेक्टर बी कुछ भी हो तो वो तो 0 ही वेक्टर आएगा। सो कंक्लूजन यह है, सो इसका फाइनल आंसर होगा वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर जब यही 0 हो गया तो वो तो 0 तो देगा ही आउटपुट। चलिए 12 नंबर क्लियर। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ये बोल रहा है। देखिएगा अब हम लोग 13 नंबर की तरफ चलते हैं। 13 नंबर में कहता है इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। तो 13 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख लें। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बराबर। याद रखेंगे अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर भी बराबर होगा, केवल इसके मैग्नीट्यूड को हमने बराबर किया दिया हुआ है। एंड एक चीज और दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वो एक 0 वेक्टर है, ठीक, 0 वेक्टर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड, तो आपको पूछ क्या रहा मालूम है? वो पूछ रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होगा, ये पूछ रहे। देखिए फटाफट आप लोग देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है। कहिए कैसे, तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है, ये डॉट है, माइनस मत समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज अगर इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसको इधर लिखिए तो सही रहेगा। ये चीज करेगा। अगर ऐसा होता है तो आप इस चीज को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ये क्या देगा मालूम है? वेक्टर ए का होल स्क्वायर वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, देख सकते हैं। और ये एलएचएस में जो इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ ये 0 वेक्टर है। वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है 0 वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। एलएचएस में 0 लिखिए, दैट इंप्लाइज दैट 0 बराबर इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इनटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। इसका वैल्यू पूछता है, इसको इस तीनों को इधर करेंगे तो -3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो -3/2। सो यहां से कर सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 1 -3/2। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। यही प्रोसीजर फाइनल करने का। चलिए 13 हो गया, तो मैं 14 की तरफ चलता हूं। देखिए ये अच्छी क्वेश्चन थी, ये भी कंपटीशन में पूछा गया कई बार, इस तरह के क्वेश्चन पूछता भी है कंपटीशन में। देखिएगा अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर की तरफ। देखिएगा 14 नंबर में आप लोगों से क्या पूछता है। 14 नंबर में, एक मिनट देखिएगा, देखिएगा इसमें कहता है 14 नंबर कहता है
आइदर वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर बी बराबर 0 देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। कहता है कि अगर वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर है, वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर है, तो ये अगर दोनों में से कोई एक बात हो तो ये तो क्लियर है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा, क्योंकि 0 वेक्टर होगा तो इसके मैग्नीट्यूड 0 होगा, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 देगा ही देगा। अब ये बात अराइज करता है इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर हो, सॉरी 0, क्या कहता है 0, तो क्या ये ट्रू है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो भी हो सकता है? हाँ ट्रू है। कैसे? क्योंकि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर ले लेंगे एक दूसरे के, डेफिनेटली जैसे देखिए लेट वेक्टर ए बराबर आई क्या प्लस जे क्या, वेक्टर बी बराबर वेक्टर में आई क्या माइनस जे क्या, here vector a dot vector b बराबर 1 minus 1 बराबर 0, so vector a and vector b may be नॉन जीरो वेक्टर। क्या हो सकता है? नॉन जीरो वेक्टर हो सकता है, यही इसका कर सकते हैं। ये सब भी क्वेश्चन नहीं पूछता है कभी, जो पूछने वाला था वो सारा आपका टाइप खत्म हो गया, इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं पूछता। चलिए अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में कह रहा है if the vertices ABC of a triangle ABC are 1 2 3 minus 1 0 0 0 1 2 respectively, then find angle ABC. ABC is angle between the vector B and vector। चलिए तो ये कुछ भी कहे, सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें कह रहा कि एक आपका A B C इस तरह से दिया हुआ। अब ये बोल रहा है कि A का जो आपका कोऑर्डिनेट है वो आपका 1 2 3 है, 1 2 3 है। बी का जो कोऑर्डिनेट है आपका वो आपका दिया हुआ -1 0 0 -1 0 0, और सी का जो कोऑर्डिनेट आपका दिया वो आपको दिया हुआ 0 1 2। अब कहता है क्या कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी सी, ये एंगल फाइंड करने के लिए बोलता है। मान लीजिए इसको हमने थीटा, तो ये थीटा किस किस वेक्टर के बीच में है? वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी के बीच में, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी के बीच में। तो सबसे पहले वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी को हम लोग लिखते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, here वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी में से ए को घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -2, डायरेक्ट लिख रहे हैं। एक बार कहीं तो मैं आपको एक बार लिख दूं, बी का क्या है पोजीशन वेक्टर -1 आई क्या प्लस 0 जे क्या प्लस 0 के क्या, ये वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर है। माइनस ए का, बी में से ए को हटाते हैं 1 आई क्या प्लस 2 जे क्या प्लस 3 के क्या। अगर ऐसा करेंगे तो 0 -1 में अगर 1 घटाएंगे क्या होगा -2 जे आई क्या, फिर 0 में अगर 2 को घटाएंगे तो -2 जे क्या, फिर 0 में अगर 3 को घटाएंगे तो क्या होगा -3 के क्या। ये हो गया आपका वेक्टर ए बी। अब अगर मैं वेक्टर यहाँ पर अगर इसको निकाल ही लिए तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4 4 8 9 17, 17 हो जाएगा, अपना कर लेंगे। डायरेक्ट में निकाले, आप लोग बच्चे की तरह निकालते रहेंगे। बीसी अगर निकालेंगे यहाँ पर तो बीसी क्या होगा, सी में से बी को घटा देंगे तो उसी तरह से घटाएंगे तो आ जाएगा क्या, 0 में से -1 घटेगा तो 1 आई क्या, 1 में से अगर 0 घटेगा तो 1 जे क्या, 2 में से 0 घटेगा तो 2 के क्या, ये आ गया। अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लें, सॉरी यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा गया। अगर हम यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंदर होते 2 का स्क्वायर 4 1 5 1 6, ये आ जाएगा वेक्टर बीसी का मैग्नीट्यूड। अब कहता है सिंस आपको क्या निकालना है, एंगल। तो एंगल निकालने के लिए आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालने, लेकिन दोनों का डॉट तो नहीं निकाले। नाउ यू हैव टू आल्सो फाइंड वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी। तो अगर इसको फाइंड करने के लिए चलेंगे तो इसको अगर फाइंड करने के लिए चला तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए ना, इस दोनों का डॉट करेंगे तो -2 × 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस -2 × 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिर -3 × 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आगे अब इसको कैलकुलेट करेंगे कि -2 -6 दैट विल बी -10, ये -10 आएगा। सो यहाँ पे आपका cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन वगैरह आप लोग देख लेंगे, कहीं गलती हो तो -10 वेक्टर डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आ गया, -10 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट विल बी √17 इनटू √6। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ गए, यही प्रोसीजर है फाइंड करने का, और कुछ नहीं इस सब में। अब देखिए अगर 15 समझ गए ना तो मैं 16 की तरफ चलता हूँ। देखिए 16 में क्या है, 16 में इजी क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पर। देखिए क्या 16 में क्या बोल रहा है, 16 में आप लोगों से पूछ रहा है कि सो दैट ए बी सी आर कॉलिनियर। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 7 1 2
7, बी बराबर दिया हुआ है 263, सी बराबर दिया हुआ है 3 10 -1। तो शो करना कि कॉलिनियर, तो कॉलिनियर का मतलब क्या होगा, तीनों एक ही लाइन पे होना चाहिए। तो एक मिनट के लिए मान लिया इस तरह से, बट अभी डायग्राम मत बनाइए, रफ में मैंने लिया। तो सबसे पहले ए बी और बी सी को निकालते, फिर ए सी का निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर वेक्टर ए बी निकालूंगा तो बी में से एक को हटाना पड़ेगा, बी में से आप लोग अच्छे से लिख करके लिखिएगा, ऐसा नहीं कि मेरी तरह से 2 में से 1 गया तो 1 आई क्या, 6 में से 2 गया तो 4 जे क्या, 3 में से 7 गया -4 के क्या। ये किसका वैल्यू है, वेक्टर ए बी। अब वेक्टर बी से निकालते हैं, वेक्टर बी से अगर निकालेंगे तो ये कितना होगा, सी में से बी घटेगा, 3 में से 2 गया 1 आई क्या, 10 में से 6 गया 4 जे क्या, और ये आपको -1 था ना, -1 में से 3 के देख लेते हैं फिर -1 में से 3 सही है, -4 के क्या। अब ए सी निकालते हैं, सी में से 1 को घटाएंगे, 3 में से 1 गया 2 आई क्या, 10 में से 2 गया 8 जे क्या, -1 में 7 घटा तो -8 के क्या। अब यहाँ पे अगर मैं वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकाला तो कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 32, 1 33 अंदर रूट 33 आता है। अब यहाँ पर बी सी का मैग्नीट्यूड निकाला, ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 32, 1 33। अगर एसी का आ गया तो एसी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 88 64 64 128 और 4 132, 88 64 128 और 128 4 132, हाँ इतने आएगा। अब जो है सिंस सबसे बड़ा कौन लग रहा है आपको, ये आपको सबसे बड़ा लग रहा है, तो कहिएगा रूट अंदर 1/32 इज इक्वल टू, ए बी को पहले देखिएगा थोड़ा सा, अंदर रूट 30 प्लस अंदर रूट 30 30, क्या ये सही है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो मालूम है कितना आएगा आपका, 2 रूट 33 आ रहा है इज इक्वल टू 2 रूट 33। और ये आपको एक्चुअल में क्या है, वेक्टर ए बी का वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड। अगर ऐसा हो गया, देखिए तो ऐसा हो गया, हाँ हो गया। सो ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। ये इस तरह के क्वेश्चन कॉलिनियर बनाना है, इसको कई तरीका से बनाया जाता है, जितना तरीका आप 10 मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन आप लोग परमानेंट कर ले इसको, यही तरीका से हमको सीखना और एग्जाम में बनाना है। क्योंकि आपको जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा अगला क्लास में, तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए उसमें भी इजी रहता है, लेकिन आपको फिर एक अलग रहेगा तो प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए पैटर्न एक ही बना लें। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है 17। कहता है सो दैट वेक्टर्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड इतना फॉर्म द वर्टिसिपल पे राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम पहले तो जानते नहीं कि वो फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल करेगा कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि किसी न किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट पहला 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, इसको लिख सकते हैं 2 -1 और 1, और एक को मान लीजिए बी जिसका पॉइंट कोऑर्डिनेट जो हुआ 1 -3 -5 1 -3 -5, और सी एक तीसरा पॉइंट है जो कि आपका है 3 -4 -4। एक्चुअली बुक में मेरे दिख नहीं रहा, अगर गलत होगा तो आपको देख लेंगे, ठीक। शायद -4 ही है, थोड़ा पेंट लगा हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है यहाँ पर। देखिए ये आ गया। अब जो है आपको शो करना कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। अगर हम एक डमी डायग्राम बना दें 1 मिनट के लिए, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर ए हो, यहाँ पे बी हो, कहीं पर भी हो, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तभी ना तो होगा जब वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो आपका बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो वो तो चेक करना ही पड़ेगा। तो कैसे हम लोग करें बताते। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी बी सी ए सी निकाल लेते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इस साइड निकल जाएगा। तो ये कंफर्म नहीं है कि ए बी सी भी यहीं पर होगा, बाद में वो हम देखेंगे, पहले तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन। अगर हम वेक्टर ए बी की बात करें तो ए बी क्या हो जाएगा, बी में से एक घटेगा 1 में से 2 के क्या हो गया -1 आई क्या -3 -1 -4 जे क्या सॉरी -3 -1 +1 -2 जे क्या -5 -1 दैट मींस -6 के क्या। अगर मैं यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा बता सकते हैं, अंदर 36 4 40 1 41। फिर आप BC निकालेंगे, BC करेंगे तो क्या होगा, C में से B को घटाएंगे, 3 में से 1 क्या 2 आई क्या -1 j क्या -4 -5 से कितना हो जाएगा 1 के क्या। अगर मैं इसका एक मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 4 1 5 1 6। अगर मैं अब यहाँ पे कहे जाए, अब मैं अगर अपन ए बी बी सी ए सी निकालूंगा तो ए सी कितना होगा, 3 में से 2 गया 1 आई क्या
-4 में -1 जाएगा तो कितना होगा -3 जे क्या, -4 में 1 घटेगा तो फिर कितना होगा -5 के क्या, याद है ये। अगर इसको आपने निकाल लिया तो आपका इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे तो वेक्टर AC बराबर कितना आ जाएगा 25 9 34 1 35। देखिए सबसे लंबा कौन है AB, सबसे लंबा कौन है AB, तो इसका मतलब इसको हाइपोटेन्यूज के रूप में दिया, इसको हमने AP दे दिया। देखिए इसलिए मैंने कहा था पहले डायग्राम मत बनाइए, AB हाइपोटेन्यूज ले लिया। अब एक जब C कहीं भी रख लीजिए, A का कोऑर्डिनेट कितना है 2 -1 1, B का कोऑर्डिनेट क्या है, ऐसे अभी भी डायग्राम मत बनाइएगा क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हम तो कंफर्म है लेकिन आप लोग नहीं, इसलिए अभी भी डायग्राम मत बनाइएगा। पहले जब तक कंफर्म नहीं कर लेंगे तब तक डायग्राम नहीं बनाइए। C बराबर क्या 3 -4 -4, ठीक। अब कहेंगे सिंस अंडर रूट 14 1 का होल स्क्वायर, मेरे सबसे लंबा साइड है वो रूट अंदर 6 के होल स्क्वायर प्लस रूट अंदर 35 के होल स्क्वायर के बराबर हो रहा है। क्यों 35 प्लस 6 बराबर रूट 41 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट सब में हट गया। दैट इंप्लाइज दैट वेक्टर AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर B AC का होल स्क्वायर, सॉरी BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। अगर ये सेटिस्फाई कर गया सो AB एंड C आर vertices of right angle triangle, क्या हुआ vertices of right angle triangle। चलिए 17 नंबर भी हो गया। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर का डिस्कस करने के लिए। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर में कहता है एक वेक्टर A ये नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A, एक वेक्टर A है जिसका मैग्नीट्यूड A दिया हुआ है एंड लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर है, देन लैम्डा टाइम्स वेक्टर A इज ए यूनिट वेक्टर। अब कहता है हियर लैम्डा इनटू वेक्टर A इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा दैट इंप्लाइज दैट कि लैम्डा इसका लैम्डा टाइम्स A, लैम्डा टाइम्स A इसको वेक्टर लैम्डा टाइम्स वेक्टर A बराबर 1 लिख सकते हैं। इसको प्रॉपर्टी ऑफ, मैंने शुरू में जो प्रॉपर्टी बताया था उसकी हेल्प से। अब इसको अगर मैं इस तरह से लिख सकता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या जानते हैं A, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, ये तो लैम्डा ही है और ये आपका A बराबर 1 है। सो लैम्डा यहां पे बोला है देन लैम्डा इज इक्वल टू तो लैम्डा बराबर क्या होगा 1 अपॉन 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। अब यहां पे पूछ रहा है ये यूनिट वेक्टर होगा तभी ना होगा जब लैम्डा का वैल्यू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर बोला है कि लैम्डा इंटू वेक्टर A इज यूनिट वेक्टर। पहला केस बताया इफ, पहला केस लैम्डा 1 बराबर 2 में बोल रहा है, लैम्डा बराबर -1 3 में बोल रहा है, A इज इक्वल टू लैम्डा 4 में बोल रहा है, A इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। अब देखिए अगर मैं इस जगह A की जगह पर 1 अपॉन लैम्डा रखता हूँ तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये तो इसका आंसर होगा ही। ठीक, तो यहाँ पे तो ऐसे ऑप्शनल है, इस तरह से नहीं देना चाहिए, लेकिन इसमें कई वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि अगर कई वैल्यू सेटिस्फाई करे तो इसके इसमें देखिए लैम्डा बराबर बोल लेते हैं तो ये भी इसको सेटिस्फाई करेगी। क्यों? क्योंकि अगर लैम्डा बराबर 1 होगा तो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, तो 1 होगा तो लैम्डा बराबर 1 तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ जाएगी। फिर इसके बाद ये भी है कि अगर लैम्डा बराबर -1 होता है तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा पॉजिटिव 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड जब बात करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा। समझिए, तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि ये तीनों वैल्यू इसके लिए ट्रू है। समझ गए? तो ये आपका 18 नंबर है। अब 18 नंबर के बाद देखिएगा, बट यहाँ पे ना तीनों आपका जो है तीनों सेटिस्फाई करती है, लेकिन यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है कि लैम्डा वेक्टर है यूनिट वेक्टर, तो इस केस में आप केवल डी नंबर ले लेंगे, क्योंकि ना देखिए ये सेटिस्फाई कर रही है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है, ये भी सेटिस्फाई कर रही है, तो इस केस में जो मोस्ट प्रोबेबल होगा ना उसको लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना ये ज्यादा सही होगा। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर में 1 और 2 आ रहा है, इसलिए ये एग्जैक्ट सही होगा। ठीक, मैं इसके लिए पहले टिक कर दिया, उसके बाद फिर मैप्स को रिड्यूस कर दिया। समझ गए? ये बात को याद रखिए।
क्योंकि लैम्डा का वैल्यू अगर 1 होगा तो ये होगा लैम्डा का माइनस, और यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करके -1 होगा, तो ये दोनों इसी के अंदर आता है। लेकिन जो सबसे बड़ा यूनिवर्सल आंसर जो होता है वही आपका एग्जैक्ट आंसर, कई बार ऐसा कंपटीशन में पूछ देता है, ठीक। तो इसलिए इस बात को अपने याद रखें कि आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो कुल मिलाकर के आपका जो डॉट प्रोडक्ट का एक्सरसाइज है वो मैंने आप लोगों के साथ आज की क्लास में कंप्लीट रूप से डिस्कशन कर लिया है। चलिए, तो फिर मैं अब अगली क्लास में आप लोगों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कशन करूंगा। तब तक आज का क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स सो मच, बाय। फिर मैं आप लोगों के साथ अगले क्लास में मिलूंगा जिसमें डिस्कस करने वाला हूँ क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक्स ऑल ऑफ यू।